आप लोग जरा इनके मार्क्स देखो, हर जगह एक चीज कॉमन मिलेगी कि मार्क्स GS1 में बहुत बेहतरीन है, लेकिन सी सेट ने फेल करा दिया। और ये एक बहुत कॉमन फिनोमिना बन चुका है, स्पेशली 2018 के बाद सी सेट हैज बिकम नाइटमेयर फॉर मेनी ऑफ द एस्पिरेंट, और ये एक इशू क्रिएट कर रहा है। सो हम लोग इसी टॉपिक को चीरफाड़ करेंगे, कैसे सी सेट के इस घोष से बच के रहे हैं और कैसे अपना इजिली चुपचाप ठीक ठाक मार्क्स लाके प्रीलिम्स क्लियर करना है। अब इस वीडियो में मैं जो बातें बताऊंगा, अगर आप उनको ढंग से फॉलो करोगे तो आई कैन गारंटी यू कि आपका एग्जाम निकल जाएगा। मतलब बेसिक मिनिमम चीजें हैं, लेकिन अगर आप उतनी चीजें करेक्टली कर लो तो आई कैन गारंटी यू कि आपका एग्जाम निकल ही जाएगा। ये जो हर बार आपके 60-70 नंबर आ जाते हैं, ये होगा ही नहीं, आप एटलीस्ट 80-90-100 नंबर पे रहोगे। तो बस इस वीडियो को ढंग से देखना है, पूरा देखना है, समझ के देखना है, ठीक है, और उसको फिर अडॉप्ट करना है। मेरा काम है बताना, आपका काम है अडॉप्ट करना। अगर आप ढंग से कर ले गए तो आपका सीसेट तो नहीं रुकेगा, ठीक है। आप हैं CSE टाइप के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे, और अब हम आगे शुरू करते हैं। मैं पहले आपको एक टाइमलाइन बता देता हूँ कि इस वीडियो में हम लोग डील क्या करेंगे, सो दैट जो स्टूडेंट वीडियो को देख रहे हैं वो अगर चाहे तो उस सेक्शन पे शिफ्ट कर सकते हैं। देन अब इसमें क्या इशू है, बहुत लोग अपने आप को इवेल्युएट ही नहीं कर पा रहे हैं। हमको पता ही नहीं है कि हम सीसेट में एक्चुअली लाई कहाँ करते हैं, हमको कितनी पढ़ाई करनी चाहिए। तो मैं आपको एक तरीका बताऊंगा, हाउ यू कैन एसेस योरसेल्फ, अपने आप को इवेल्युएट कैसे करना है। देन फिर मैं बताऊंगा आपको 3 स्टेप बताऊंगा कैसे आपको सीसेट टैकल करना है ना। फिर अपन डिस्कस करेंगे मैथमेटिक्स और रीजनिंग के बारे में। इसके बाद अपन कॉम्प्रिहेंशन पे डिस्कशन करेंगे, कैसे कॉम्प्रिहेंशन को आपको सॉल्व करना है। और फिर मैं आपको 2021 या 2021 का पेपर उठा के आपको मैं एक सिंपल बेस पे दिखाऊंगा कि कैसे आपको पेपर टैकल करना है, कैसे आपको पेपर अप्रोच करना है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। आई थिंक ये वीडियो इंटरेस्टिंग होगा और नॉलेजफुल होगा, स्पेशली उन बच्चों के लिए जिनके लिए सीसेट एक इशू बन चुका है। सो हम लोग आगे शुरू करते हैं। पहला टॉपिक है वाई पीपल फेल सीसेट, है ना। पहला क्या है, अनजस्टिफाइड ओवर कॉन्फिडेंस। बहुत लोगों में क्या है, अनजस्टिफाइड ओवर कॉन्फिडेंस की, तो सिर्फ क्वालिफाइंग है, हमारा तो मैथमेटिक्स बैकग्राउंड रहा है, ब्ला ब्ला ब्ला। दूसरा है कि नॉट इवेल्युएटिंग योरसेल्फ, बहुत लोग खुद को इवेल्युएट नहीं करते और उनको लगता है कि हम ऐसे एग्जाम निकाल लेंगे और फिर नहीं निकाल पा रहे। देन अलग है फियर फैक्टर। अब फियर फैक्टर क्योंकि ये हर साल के साल डिफिकल्ट होता जा रहा है, तो बहुत लोग इसमें डरे हुए हैं कि यार क्या होगा, कैसे होगा, हमारा तो मैथ बैकग्राउंड नहीं रहा। मतलब जिनका बैकग्राउंड रहा है वो ओवर कॉन्फिडेंट में है, और जिनका बैकग्राउंड नहीं नहीं रहा वो लोग डरे हुए हैं इससे। अब ये मैथमेटिक्स और रीजनिंग का फियर एक रीजनेबल फियर है, क्योंकि जिन लोगों का मैथमेटिक्स ऑप्शन नहीं रहता है उनके लिए ये एप्टीट्यूड डेवलप करना मुश्किल होता है। अब एक और रीजन है, ओनली रिलाइंग ऑन कॉम्प्रिहेंशन। बहुत लोगों को लगता है कि हमारा इंग्लिश अच्छा रहा है, हम इंग्लिश मीडियम पढ़े हैं वगैरह वगैरह, तो हम इंग्लिश के पैसेज करके निकाल लेंगे। आई वुड डेफिनेटली प्रूव इट कि ये सही स्ट्रेटजी नहीं है। अगला है नॉट प्रैक्टिसिंग और इम्प्रॉपर प्रैक्टिसिंग। सीसेट के टेस्ट प्रैक्टिस कर रहे हैं पर सही तरीके से प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं। इस पे हम लोग थोड़ा और डिटेल में डिस्कस करेंगे जब आगे आएंगे, ठीक है। नॉट गोइंग थ्रू सीसेट PYQs। कुछ लोग सीसेट के एक भी PYQs नहीं लगाते हैं, एक भी प्रीवियस पेपर सॉल्व नहीं करते और एग्जाम में बैठ जाते हैं जाके, और ये मतलब 80-90% लोग यही कर रहे हैं। नॉट एक्चुअली प्रिपेयरिंग फॉर सीसेट। लोगों को लगता है कि हो जाएगा एटीट्यूड की, तो क्वालिफाइंग पेपर है, हो ही जाएगा। तो व्हाट दे आर डूइंग, दे आर प्रिपेयरिंग टू फेल बाय फेलिंग टू प्रिपेयर। समझ रहे हो। इवन IITians फेल दिस एग्जाम। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं हमारे पास अवेलेबल हैं जहां IITians भी सीसेट का एग्जाम क्लियर नहीं कर पाए। तो ये इंपॉर्टेंट है, और ये अगर आप क्लियर नहीं होता तो आपका पूरा साल जाता है, तो ये और इंपॉर्टेंट बन जाता है। अब आपको इवेल्युएट कैसे करना है, आपको क्या करना है, कोई भी 3 साल के पेपर उठाने हैं, 21 से 23 तक उठा लो आप, क्योंकि इनकी आंसर की UPSC वाली अवेलेबल है। फिर आपको बैठना का है एग्जाम लाइक कंडीशंस में। एग्जाम लाइक कंडीशंस क्या होती हैं, GS का पेपर आपने दिया हुआ है, आपका दिमाग एग्जॉस्टेड है, अब आपके पास 2-3 घंटे गैप है, उस टाइम में आपको जो भी आपका रिवीजन करना है सीसेट का वो रिवीजन कीजिए। और एग्जाम वाली कंडीशन में, AC रूम में नहीं, नॉर्मल पंखे के नीचे बैठ के, खड़खड़ खड़खड़ वाला पंखा, इस तरह के कंडीशन में आपको बैठ के एग्जाम देना है, ये प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। 3 पेपर देने हैं आपको, मैं बोलूंगा 21 से 23 तक आप सॉल्व कीजिए और तीनों का एवरेज लीजिए, एवरेज कितना आ रहा है आप, ठीक है। अब 3 कैटेगरी के लोग होंगे। एक होंगे जो 100 प्लस स्कोर कर रहे हैं, इनको कोई टेंशन नहीं है, ये सीसेट इजिली क्लियर करेंगे, इनको कोई टेंशन नहीं है। इनका क्या करना है, जस्ट 2-3 टेस्ट लगा लेने हैं सीसेट के पहले, ताकि थोड़ा सा एक आइडिया रहे, एकदम से नया ना फंस जाए जाके। दूसरे लोग होंगे जिनके 66 to 100 के एवरेज आएगा जिनका, इनको क्या करना है, इनको कुछ पढ़ाई करनी पड़ेगी, इनको एनालाइज करना पड़ेगा पेपर्स को। इस वीडियो में जो स्ट्रक्चर मैं बताऊंगा उनको सिलेक्टिवली फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। आप 15 अप्रैल से शुरू करोगे तो भी आपका काम चल जाएगा। अब इसमें कुछ होंगे जो 66 मार्क्स भी नहीं ला पाएंगे, इनको अच्छी खासी तैयारी करनी है। इनके लिए सीसेट जो मैं घोस्ट बता रहा था वो इनके लिए है एक्चुअली, इनको पढ़ाई करनी है। ये वीडियो में जो मैं बता रहा हूँ उसको आपको रिलीजियसली फॉलो करना है, ठीक है। और अब आपको शुरू कर देना है, या आपने शुरू कर दिया होगा, मैं उम्मीद करता हूँ आपने शुरू कर दिया होगा, ठीक है। अब इसको टैकल कैसे करना है सीसेट को, इसके 3 स्टेज होंगे। एक, प्रिपरेशन के टाइम में हमें क्या करना है, ड्यूरिंग टेस्ट क्या करना है, और ड्यूरिंग एग्जाम हमें क्या करना है। ये तीनों को मैं अलग अलग से ग्रेड करके बताऊंगा ताकि आपको समझने में आसानी रहे। प्रिपरेशन के टाइम में क्या करना है, पहले तो गिव एटलीस्ट 8 आवर्स ए वीक। और ये 8 आवर्स होंगे जो, ये ऐसे नहीं होंगे कि आपने GS की सारी पढ़ाई कर ली दिन में, शाम को 1 घंटे पढ़ लिया, ऐसा नहीं करना। आपको कंसंट्रेटेड पढ़ाई करनी पड़ेगी। तो आप एक सैटरडे पकड़ो या संडे पकड़ो, और उस दिन सुबह से बैठो और सीसेट ही लगाओ। या तो इसका विपरीत दूसरा तरीका और है कि आप चाहो तो डेली 2-3 घंटे शुरुआत में सुबह के ले सकते हो, क्योंकि सुबह क्या होता है, मैथमेटिक्स और रीजनिंग इस तरह के सब्जेक्ट हैं कि इनके लिए
आपको मॉर्निंग का जो फ्रेश दिमाग है ना, उसमें अच्छा घुसता है ये दिमाग में। एप्टीट्यूड वाले सब्जेक्ट होते हैं उनके लिए आपका थका हुआ दिमाग काम नहीं करेगा। तो या तो आप सुबह डेली 2 या 3 घंटे लो और उससे लगाओ, या तो आप एक सैटरडे या संडे बैठो और सुबह से शाम तक वो सी सेट डे ही समझो, उसको सी सेट ही लगाना है उस दिन। आपको 10 साल के PYQs पेपर सॉल्व करने हैं एग्जाम से पहले। कॉम्प्रिहेंशन क्या है, गैम्बल है। कॉम्प्रिहेंशन के सहारे पूरा एग्जाम आपका नहीं निकलेगा। आप सिर्फ इस पर रिलाई नहीं कर सकते, जो इनका मैथमेटिक्स बैकग्राउंड नहीं रहा वो भी सिर्फ इस पर रिलाई नहीं कर सकते। आपको मैथ्स और रीजनिंग की सिलेक्टिव तैयारी करनी पड़ेगी। यू हैव टू प्ले ऑन मैथमेटिक्स एंड रीजनिंग, ओके। एंड डू नॉट डेवलप ए हैबिट ऑफ स्लीपिंग बिटवीन ये टाइम पे, स्पेशली एग्जाम से 2 महीने पहले ये नहीं करना है कि आप 2:30 बजे से 3:30 बजे के बीच में आप सो जाओ। बहुत लोग होते हैं जो पढ़ाई के दौरान होते हैं तो वो क्या करते हैं, दोपहर में सो जाते हैं ताकि पढ़ाई बेटर रहे। लेकिन अगर आप सोते रहोगे तो आपका एग्जाम के टाइम में भी आपका सोने की इच्छा रहेगी, तो आपका दिमाग सोया सोया रहेगा। तो आपका सही से अप्रोच नहीं कर पाओगे इस एग्जाम को। 2-3 घंटे मॉर्निंग क्लास देने हैं, जहाँ मैंने बताया आपको, या तो सैटरडेज या संडेज, या तो आप चाहो तो पूरा दिन, एक एक कोई पूरा दिन दे दो। 1 घंटे डेली शाम को पढ़ने से काम नहीं चलेगा आपका सीजन। अब थोड़ा सिलेबस समझ लेते हैं तो थोड़ी अंडरस्टैंडिंग बेटर रहेगी हमारी। पहला सिलेबस में क्या है, कॉम्प्रिहेंशन आता है, फिर इंटरप्रेशनल एंड स्किल्स इंक्लूडिंग कम्युनिकेशन स्किल्स, इस पे भी कभी कभार आते हैं क्वेश्चन, पर ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। लॉजिकल रीजनिंग इज इंपॉर्टेंट, डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये तो समझो नेचर ऑफ एग्जाम है। देन मेंटल एबिलिटी, मतलब कि मैथमेटिक्स आती है, बेसिक न्यूमरेंसी सेम ही चीज हो गया। टाइप पूछा जाता है आपका किसी कभी कभार, एक आध क्वेश्चन कभी मेजर क्वेश्चन आता है जिसमें 2-3-4 क्वेश्चन बंच होते हैं। अब आप ये समझो कि आपके 3 सेगमेंट हैं मेजर मेजर। फर्स्ट इज मैथमेटिक्स, सेकंड इज रीजनिंग, थर्ड इज कॉम्प्रिहेंशन। और इनका जो क्वेश्चन ब्रेकअप है, इससे लगभग 35 क्वेश्चन आएंगे आपके, इससे 12 से 14 क्वेश्चन आने वाले हैं, और इससे 25 से 27 क्वेश्चन आएंगे आपके कॉम्प्रिहेंशन से। ठीक है, 80 क्वेश्चन को टोटल है और 2.5 नंबर आपको मिलने वाले हैं एक क्वेश्चन सॉल्व करने पे। अगर आप सही करोगे तो आपको 2.5 नंबर मिल जाएंगे। जिनका मैथमेटिक्स बैकग्राउंड है उनके लिए तो इस एग्जाम में इशू नहीं है, पर जिनका मैथमेटिक्स बैकग्राउंड नहीं है उनके लिए ये सेक्शन नाइटमेयर है। उनको मैथमेटिक्स में बहुत प्रॉब्लम रहती है। तो भी फिर भी मैं आपको ट्राई बोलूंगा कि आपको कम से कम 10 से 12 क्वेश्चन आपको इसमें ट्राई करने ही है, कि इतने आपको करने ही पड़ेंगे, अदरवाइज एग्जाम आपका नहीं निकलेगा। ठीक है, रीजनिंग में आपको 10 एटलीस्ट सही करने, क्योंकि रीजनिंग कंपेरेटिवली मैथमेटिक्स से ईजी होती है, बस सिर्फ प्रैक्टिस मांगती है। अगर आपने 10 सही कर दिए हैं तो आपका काम चलेगा। और यहाँ पे अगर अगर आपका मैथमेटिक्स बैकग्राउंड नहीं है तो आपके 25 से 27 में से एटलीस्ट 20-22 आपका ये स्कोर रहना चाहिए सही वाला। आपको 80 क्वेश्चन में से 27 नेट करेक्ट करने हैं। तो 27 नेट करेक्ट करने के हिसाब से देख लो आपका कहाँ कहाँ किस, अगर इधर ज्यादा हो रहा है तो फिर इधर कम हो जाएगा, अगर यहाँ कम हो पा रहा है तो फिर यहाँ ज्यादा करना पड़ेगा। आपको कहीं ना कहीं करके अरेंज करने पड़ेंगे। 27 नेट पॉजिटिव लाने हैं आपको। अटेम्प्ट कितने करने हैं आपको, मैं बोलूंगा आपको अटेम्प्ट करने चाहिए 50 से 55 के बीच में, ना इससे ज्यादा करने ना इससे कम करने। इससे कम करोगे तो आपके क्वेश्चन ही कम होंगे, हो सकता है आप फेल हो जाओ। इससे ज्यादा करोगे तो आप अननेसेसरी क्वेश्चन में समय खराब कर दोगे और फिर भी फेल हो जाओगे। आपको क्या है, क्वेश्चन पेपर पे कैसे क्वेश्चन देख के क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले ही ये पता लगा लेना है कि ये क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं होगा, तो उसको आपको कैसे छोड़ना है। लीविंग द क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट हियर। कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स हैं उनको शेयर कर लेते हैं। PYQ बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइक हर एग्जाम के लिए। तो आपको हमेशा टाइप ऑफ क्वेश्चन जो आएंगे वो रिपीट होंगे, मतलब टाइप ऑफ क्वेश्चन तो रिपीट होते ही रहते हैं। तो अगर आपने पिछले साल का कोई पेपर सॉल्व किया है तो उसी तरह का क्वेश्चन और आएगा, तो वो रिपीट होगा तो आपका काम चल जाएगा। यूपीएससी टेस्ट के जो टाइमिंग्स होते हैं उनमें आपको कम से कम 5-6 टेस्ट लगा के जाने हैं। क्या टाइमिंग है, 2:30 बजे से 4:30 बजे के बीच में, जिसमें कि आपने सुबह जीएस का पेपर सॉल्व किया है। आपको नोट्स बनाने हैं PYQs पे, स्पेशली मैथमेटिक्स और रीजनिंग पे फॉर्मूलाज वगैरह हैं, उनके आपको नोट्स बनाए, शॉर्ट नोट्स होने चाहिए, जिनको आप, ये जो स्मॉल नोट्स होंगे ये आप जीएस टेस्ट के बाद पढ़ लोगे। ठीक है, आपको 50 से 55 अटेम्प्ट करना है, ना इससे ज्यादा ना इससे कम। ये एक आइडियल रेंज है। इससे ज्यादा अटेम्प्ट नहीं करने हैं, क्योंकि इससे ज्यादा अटेम्प्ट करोगे तो आप सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे होगे और फिर भी फेल हो जाओगे, क्योंकि टाइम ही नहीं बचेगा आपके पास। आपको क्वेश्चन छोड़ना कैसे है, ये कला सीखनी पड़ेगी। मैं आपको लास्ट में जब एक पेपर को करके दिखाऊंगा तो अप्रोच कैसे करना है वो बताऊंगा, तो मैं आपको समझाऊंगा कि कैसे आपको क्वेश्चन लीव कर देना है। ठीक है, 27 मिनट करके बताने करने हैं, ये मैंने आपको बता चुका हूँ आपको। अब मैथमेटिक्स के लिए क्या करना है, कुछ सिलेक्ट चैप्टर्स हैं, मैं आपको चैप्टर्स की लिस्ट दूंगा, उन्हीं चैप्टर्स को करना है आपको। करने का तरीका क्या है, अगर आपको खुद से आता है, कोई बताने वाला है तो अलग बात है, नहीं तो यूट्यूब में वीडियोस हर चैप्टर के पड़े हुए हैं, आपको वो वीडियो उठाने हैं और प्रैक्टिस करने हैं। वो तरीका बताएंगे आपको, 10-50 क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाएंगे, और एक तरीका बताएंगे, उसके बाद आपको खुद से प्रैक्टिस करनी है। आपको सिर्फ सिंपल और मॉडरेट क्वेश्चन करने हैं, एडवांस क्वेश्चन आपको नहीं करने हैं, ना आपसे होंगे, क्योंकि आपका मैथमेटिक्स बैकग्राउंड है नहीं, और मैथमेटिक्स के एडवांस क्वेश्चन करने आसान है ही नहीं है। कोई शॉर्ट ट्रिक बताए तो आपको नहीं करना है। सस्ती के बैकग्राउंड वाले जो लोग होते हैं उनमें शॉर्ट ट्रिक का बहुत वो रहता है, पर आपको शॉर्ट ट्रिक का कोई मतलब नहीं, क्योंकि आपके पास टू बी प्रिसाइज समय का समस्या नहीं है। आप अगर चाहो, अगर एक क्वेश्चन को आप 1.5 मिनट में सॉल्व करो तो भी आपका काम चल जाएगा। बेसिक मैथमेटिक्स के जो प्रिंसिपल्स हैं वो यूज करें, ताकि आप भूलोगे भी नहीं और आपका काम भी चलेगा। आपको कॉन्सेप्ट आना चाहिए, स्पीड की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका काम चल जाएगा। कोई जो अच्छी मैथमेटिक्स की बुक है, अरिहंत सी सेट की बुक आती है, RS अग्रवाल की आती है, या पैरामाउंट पब्लिकेशन की आती है, कोई भी आप SSC से रिलेटेड वैसे बुक्स है तो ये उठा लो आप,
और उससे प्रैक्टिस करनी है आपको। जो मैं सिलेक्टेड चैप्टर बता रहा हूँ सिर्फ उनकी, ठीक है। शॉर्ट नोट बनाने हैं, मैंने बताया आपको। इंपॉर्टेंट फॉर्मूला वगैरह लिख के रखना है। आपको ये आने चाहिए, टेबल्स वगैरह आनी चाहिए कम से कम 20 तक। स्क्वायर्स आपको आने चाहिए, मुंह जबानी रटे होने चाहिए कम से कम 25-30 तक। मैं आपसे पूछूंगा 25 का स्क्वायर क्या होता है तो आपको मुंह जबानी याद होना चाहिए। क्यूब्स आपको आने चाहिए, ये भी कम से कम 20-25 तक आने चाहिए। ये समझो आपके, ये चीजें आपके उंगलियों पर रखी होनी चाहिए, ताकि एग्जाम में इससे आपकी स्पीड बढ़ेगी। फिर मैथमेटिक्स में सिलेक्टेड टॉपिक कौन से हैं? सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है नो डाउट नंबर सिस्टम। दूसरा चैप्टर है परसेंटेज, इसी से रिलेटेड कुछ हद तक है प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। देन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, सीआई। अगला है टाइम एंड वर्क। नेक्स्ट इज परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। नेक्स्ट इज प्रोबेबिलिटी। और लास्ट में है डीआई। डीआई में क्या होता है, वेन डायग्राम कैसे बनते हैं, पाई चार्ट कैसे बनता है, ये सब चीजें आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया होगा तो काम चलेगा। और इसमें बहुत कॉमन सेंस बेस्ड क्वेश्चन आते हैं डीआई में। तो आपको डीआई में एक बेसिक कैलकुलेशन आपकी है, और आपने अगर 10-50 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं इसके, तो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन हो जाएगा मोस्ट प्रॉब्ली। बस थोड़ा समय खाता है, बस वो आपको थोड़ा समय तेज करना है इसमें। तो अब लॉजिकल रीजनिंग में क्या करना है, लिमिटेड चैप्टर्स इसमें भी उठाने हैं। वो सेम प्रोसेस है, वीडियो देखनी है यूट्यूब से। और उस जब चैप्टर पे थोड़ी कमांड बन जाए तो उसकी प्रैक्टिस करनी है। हर चैप्टर पे वीडियो, ढेरों वीडियो यूट्यूब पे अवेलेबल है। आपको सिर्फ जो आपको सूट करे, जो टीचर, उस टीचर का वीडियो देख लेना है, ठीक है। इसमें भी सिंपल एंड मॉडरेट क्वेश्चन करने हैं। टू मच एडवांस क्वेश्चन आपको छोड़ देना है, क्योंकि ये आपका एग्जाम डिसाइड नहीं करेंगे। कॉमन सेंस लगाना है, क्योंकि रीजनिंग मोस्टली कॉमन सेंस बेस्ड होती है। पीआईक्यू जरूर सॉल्व करने हैं। पीआईक्यू सॉल्व कर लोगे तो आपको आइडिया लगेगा कि ये सारे क्वेश्चन रिपीट होते हैं, और वही रिपीट होते रहते हैं। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन रिपीटेड होंगे। एसएससी की रीजनिंग की पीवाईक्यू बुक अगर आपकी यहाँ की खत्म हो गई है, सीसेट अगर आपने सारा सॉल्व कर लिया है पिछले के पेपर्स, तो आप एसएससी की रीजनिंग की पीवाईक्यू चैप्टर वाइज बुक उठा सकते हो। किरण पब्लिकेशन की आती है, घटना चक्र पब्लिकेशन की आती है। तो चैप्टर वाइज उठाना है आपको। और जो मैं सिलेक्टेड चैप्टर बता रहा हूँ, सिर्फ इन चैप्टर्स की प्रैक्टिस कर लेनी है। चैप्टर कौन से हैं? ब्लड रिलेशन। अब ये है कॉमन सेंस, लेकिन अगर आप कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन आ जाएगा तो नहीं कर पाओगे। इन सबके करने के तरीके होते हैं, वो कोई टीचर आपको जो वीडियो देखोगे आप तो बता देगा। स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन आपको आना चाहिए, सिलोगिज्म आना चाहिए। कैलेंडर एंड क्लॉक। अब क्लॉक का बहुत ईजी क्वेश्चन हर बार आता है, लेकिन अगर आपको नहीं आता है तो आप कभी नहीं कर पाओगे। मतलब ये ऐसा क्वेश्चन होगा जो, अगर आपको इसका तरीका पता है तो आपसे बिल्कुल 30 सेकंड में निकलेगा, और नहीं तरीका पता है तो आपको आएगा ही नहीं। तो बस आपको तरीका पता करके जाना है। लेटर अरेंजमेंट एकदम कॉमन सेंस है। सीरीज एंड रोज, पजल्स, डायरेक्शन। अब डायरेक्शन में बिल्कुल कॉमन सेंस आता है कि बोल देगा एक्स वाई जेड फलाने हैं, पहले इधर जा रहे हैं, फिर इधर जा रहे हैं, फिर इधर जा रहे हैं, अब ये अब कितनी दूर है यहाँ से, है ना। इस तरह क्वेश्चन आते हैं, इस तरह क्यूब्स एंड डाइसेस, ये कभी कभी आते रहते हैं। तो ये आप 8-9 चैप्टर पकड़ लो, इनको ही पढ़ना है आपको। मैंने उधर बताए थे आपको लगभग 6-7 चैप्टर, और यहाँ में बताया 8-9 चैप्टर। बस आपको यही 16-17 चैप्टर प्रैक्टिस करनी है। और प्रैक्टिस कितने करने हैं? हर चैप्टर पे लगभग आप मान के चलो कि आप लगभग 100 सवाल प्रैक्टिस करोगे, 100 सवाल प्रैक्टिस करोगे। और फिर उनको जब पिछले साल के पेपर्स लगाओगे तो लगा के देखोगे, आपको सर्तिया तौर पे आपका एग्जाम निकल जाएगा। और आगे चलते हैं। इंग्लिश में क्या करना है, क्योंकि इंग्लिश पैसेज के सारे होते हैं, जो लोग जिनका मैथमेटिक्स बैकग्राउंड नहीं होता है, तो आपको क्या करना है, सीएससी के जो पिछले साल के पेपर्स हैं 12 से लेके 22 तक, जिनमें सी सेट पूछा गया है, उनको लगा डालना है, ठीक है। सारे पैसेज आपको एक एक बार उठा लेने हैं, बहुत ज्यादा पैसेज है नहीं, 25-30 पैसेज आते हैं। और पिछले 10 साल के लोग हैं तो लगभग 250 से 300 पैसेज हैं। 250 से 300 पैसेज आपको लिखने हैं, उनको चैप्टर सॉल्व कर लेना है। उसके बाद अगर आपके पास समय है, तो पिछले 4-5 साल के सीडीएस और एनडीए के पेपर्स में ऐसे इस तरह का फॉर्मेट होता है, जहाँ ये पैसे जाते हैं और फिर उनका, जैसे यूपीएससी में सीसेट में पूछती है, उस तरह इसमें भी पूछती है। तो आप इनके पीवाईक्यूज सॉल्व कर सकते हो। इनके पीवाईक्यूज काम के हैं। एडिटोरियल रीडिंग की थोड़ी हैबिट डालिए, जब न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो एडिटोरियल रीडिंग करो। और ट्राई करो रहे हो उसका जो एसेंस है, वो आप क्या अपने माइंड में सम कर पा रहे हो, क्योंकि इस तरह एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं इसके सीसेट में। अब कुछ बेसिक्स हैं, जैसे कि जैसे ये तो कॉमन चीज है जो हर एग्जाम में लागू होता है। एक्सट्रीम वर्ड्स आर रॉन्ग, इसको एलिमिनेट कर देना है। जैसे आपके 4 ऑप्शन दिए हैं, 1, 2, 3 एंड 4। अगर थ्री में जो अगर 3 में कोई वर्ड यूज हुआ है जो एक्सट्रीम है, तो उसको आपको काट देना है। तो अब आपको 2-3 में ही देखना है, ठीक है। एक नेक्स्ट है कि कॉन्ट्रडिक्टरी व्यू इज रॉन्ग। अगर चैप्टर में जो टोन है ऑथर की वो पॉजिटिव है, तो जो निगेटिव टोन वाले व्यूज वीडियो होंगे, निगेटिव टोन का जो आंसर होगा वो रॉन्ग होगा। हाई चांसेस है जो आपको लग रहा है, दिमाग से सोचने से, आपके कॉमन सेंस पहली बार में लगे, वही आपको सही करना है। मोस्टली अपन लोग क्या करते हैं, ज्यादा सोच लेते हैं और फिर बाद में गलत हो जाता है। इन शब्दों को ध्यान रखना है, अकॉर्डिंग टू पैसेज और अकॉर्डिंग टू ऑथर, क्योंकि बहुत बार जनरल सेंस में वो सेंटेंस सही होता है, लेकिन अकॉर्डिंग टू पैसेज क्या पता गलत हो, या अकॉर्डिंग टू ऑथर क्या पता गलत हो। इस टोन को समझना है। स्पेसिफिक जो स्टेटमेंट होते हैं वो रॉन्ग होते हैं, क्योंकि वो पैसेज उनको बैक नहीं कर रहा होता। इररिलेवेंट स्टेटमेंट रॉन्ग होते हैं। कुछ स्टेटमेंट होते हैं जो शायद पैसेज से रिलेटेड ही नहीं है, भले सही होंगे पर रिलेटेड ही नहीं है, तो वो गलत है। अब आपको मैं थोड़ा सा करके दिखाता हूँ कि पैसेज में करना क्या है। रीड द क्वेश्चंस फर्स्ट। एक ये काम करना है। आपको ये पैसेज मिला XYZ, मान लो आपको ये पैसेज बड़ा सा मिल गया। अब आपको पहला काम क्या करना है, जैसे पैसेज देखा आपने, आपको बस एक ये देखना है कि ये पैसेज किस बारे में है। अगर आपको थोड़ा सा भी आइडिया लग रहा है कि लेबर वेबर के बारे में पूछ रहा है, देन आपको सीधे जाना है, क्वेश्चन पढ़ना है, क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, ठीक है। अब जो आपने क्वेश्चन पढ़ लिया, अब आप पैसेज में दोबारा वापस आना है। इस तरीके से क्या होता है, पहली बार तो क्या होता है, जनरली लोग पैसेज पढ़ लेते हैं और फिर उनको याद ही नहीं रहता कि वो पूछा क्या गया, फिर वो क्वेश्चन पढ़ते हैं, फिर दोबारा पैसेज पढ़ते हैं।
तो ये काम नहीं करना पड़ेगा आपको, आपको एक बार में काम चल जाएगा मोस्टली। अगर आपने पहले क्वेश्चन पढ़े हैं, आपके दिमाग में क्वेश्चन है, और जब आप पैसेज पढ़ोगे तो आप वही चीज फॉलो उसमें फाइंड आउट करोगे। इजी और स्मॉलर पैसेज को पहले राउंड में सॉल्व करना है। मैंने आपको बताया ना, पेपर को कम से कम 2 से 3 राउंड में सॉल्व करना चाहिए, तो बाकी जो लॉन्गर पैसेज हैं या जो टफ क्वेश्चन है उनको अगले राउंड के लिए छोड़ दो। तो अगर पैसेज, पहली बात तो जब पैसेज आप देखो तो देखो क्या पैसेज इजी है। अब इजी कैसे पता चलेगा, क्या जो टॉपिक है पैसेज का वो क्या पढ़ा हुआ है आपका, क्लाइमेट चेंज पे क्वेश्चन है या इस तरह के टॉपिक जो हम जीएस में पढ़ते हैं, इस तरह की कोई चीज है तो आप समझो आपको पढ़ा हुआ है तो आपको जल्दी समझ में आएगा वो चीज, तो उसको तुरंत अटेम्प्ट करना है। अदरवाइज अगर कोई ऐसी अजीब सी चीज पूछ ले तो नहीं अटेम्प्ट करना है उसको। या क्या क्वेश्चन है जो वो डायरेक्ट पूछ रहा है, या क्वेश्चन कोई ट्विस्टेड तो नहीं है, अगर क्वेश्चन ट्विस्टेड है तो भी नहीं अटेम्प्ट करना। जैसे कि ये पैसेज आपको मिल गया बड़ा सा, अब आपको इसमें देखना है ये पूछ क्या रहा है। अगर सीधा सीधा कुछ क्वेश्चन पूछे, मेथोडोलॉजी मान लो पूछ रहा है इसमें से, इसका मतलब है कि ये शायद इजी होगा सवाल आपके लिए सॉल्व करना। अब डोंट लीव इफ क्वेश्चन बाय लेंथ इज रिवॉर्डिंग, मतलब कि फॉर एग्जांपल इतना बड़ा पैसेज है लेकिन इसमें अब 3 क्वेश्चन पूछ लिए हैं, 1 2 3, तो इसका मतलब है कि क्वेश्चन ज्यादा सॉल्व हो जाएंगे आपके इतना पढ़ने से। तो इसको नहीं छोड़ना है, इस तरह के क्वेश्चंस को इनको पकड़ के रखना है, पहली बार में ही सॉल्व करना है इनको। तीसरा है कि जब पेपर आप पढ़ रहे हो तो आपको एक समरी बनाने की आदत पड़नी चाहिए। तो जब आप पैसेज पढ़ रहे हो तो इंपॉर्टेंट स्टेप को अंडरलाइन करते जाओ, कट डाउन करते जाओ अनइंपॉर्टेंट फ्रेजेस को। जैसे कि ये एक ओरिजिनल टेक्स्ट है, अब आप जब ओरिजिनल टेक्स्ट पढ़ रहे हो तो पढ़ते पढ़ते आपके अंदर एक हैबिट बना लो, ये हमेशा करनी है आपको, तो आगे याद पड़ जाएगी कि जो फर्जी फर्जी सेंटेंस है उनको हटाते जाना है। आप समझो कि लीड्स के इंपॉर्टेंस है इनेबलिंग या अंडरलाइन स्टेट गवर्नमेंट, सब इस तरह से आपको अंडरलाइन करते जाना है कि आपको इंपॉर्टेंट चीजें जो आपकी अंडरलाइन हो जाएंगी जब आप पैसेज खत्म करोगे। तो जो एकदम अननेसेसरी चीज है वो चीज आपकी हट जाएगी, और जो नेसेसरी चीजें हैं वो चीज आपकी रह जाएगी। ये एक तरीके का समराइज करने का तरीका होता है। हिंदी पढ़ना सीखो, अगर आपको लग रहा है कि पैसेज इंग्लिश में बहुत टफ लग रहा है या थोड़ा वैसा पैसेज है, तो उसकी उसकी हिंदी पढ़ लो। हिंदी में बहुत लोग अच्छे होते हैं जिनकी इंग्लिश मीडियम नहीं रही है, वो हिंदी पढ़ना तेज से पढ़ सकते हैं हिंदी। तो हिंदी से पढ़ लो आप, और फिर भले क्वेश्चन को आप इंग्लिश में सॉल्व करो या हिंदी में सॉल्व करो, लेकिन आप हिंदी से पढ़ो, हिंदी में आप जल्दी जल्दी पढ़ जाओगे, ठीक है। अब क्या करना है, कुछ और टिप्स हैं जो आप याद रखो इन चीजों को। एक्सप्लिसिट चीजों को पहले प्रायिकता देनी है इम्प्लिसिट के। अगर 2 ऑप्शन है, 2 ऑप्शन में एक में कोई चीज एकदम क्लियर हो रही है और एक में कोई चीज घुमा फिरा के कही जा रही है, तो आपका जो एकदम क्लियर हो रहा है वो सही होने के चांस ज्यादा है। एक्सट्रीम वर्ड्स पे ध्यान रखना है, मैंने आपको पहले ही बताया था कि एक्सट्रीम वर्ड्स होंगे उनको लिमिट करते हैं, जैसे कि ओनली हो गया, नेसेसरी, टोटली, कंप्लीटली, इस तरह के जो वर्ड होते हैं वो जीएस के पेपर में भी आपको स्पेशल अटेंशन देना होता है। और यहाँ पे भी वो चीज लागू होती है कि आपको इस तरह एक्सट्रीम वर्ड हटा देने हैं, ये मोस्टली कम सही होंगे। आपको जब पढ़ रहे हो तो आपको जो एसेंस है, कोर आइडिया, जिस्ट है, जिस्ट आपको पता होनी चाहिए। आपका जैसे पेपर खत्म हो, जब आपका पैसेज खत्म हो, तो आपको कोर आइडिया आपके दिमाग में सेट हो जाना चाहिए। ये आपको प्रैक्टिस करनी है कि जब आप पढ़ रहे हो तो क्या आपने कोर आइडिया आपका दिमाग में बन रहा है, बन के नहीं बन रहा। जब आप प्रैक्टिस करोगे बार बार पैसेज की, तो ये चीज आपके दिमाग में बनने लगेगी। जब पैसेज खत्म होगा तो एटलीस्ट आपका मेन जो जिस्ट है उस पैसेज की वो आप बता पाओगे। अब क्या करना है, पहले 3 ऑप्शन इलिमिनेट करो, देन चौथा चूज करो। ये एक बहुत अच्छी टेक्निक है, इससे आप गलत होने की संभावना काफी कम कर देते हो। बहुत बार क्या होता है, हम पहला क्वेश्चन देखा हमने और हमको पहला ऑप्शन सही लग गया, हमने मार दिया उसको सही। ऐसा नहीं करना है। अगर आपको पहला सही लग गया भी रहा है तो आप एटलीस्ट बाकी ये 3 ऑप्शन पढ़ो, और उनको अगर आपको गलत लग रहा है, उनको गलत होगा, ऑब्वियसली गलत है तो गलत होगा कुछ नहीं, तो उनको काट दो। तो इलिमिनेट कर दो पहले 3, तब चौथा सही करो। अब क्या है, इवेल्युएट द ऑप्शंस इन लाइट ऑफ द एसेंस ऑफ द पैसेज। बहुत सारे होते हैं कि ओवर आर्चिंग जो स्टेटमेंट होते हैं उनमें जनरली जो जनरल स्टेटमेंट दे रखे होते हैं, वो जनरल स्टेटमेंट हो सकता है सही हो, पर उस पैसेज के लिए सही है कि नहीं, इससे कोई इसमें दिमाग लगाना है। स्टिक टू व्हाट पैसेज टेल्स यू, मतलब आपको जानकारी भले उस टॉपिक पे भले दुनिया भर जान की है, लेकिन पैसेज में क्या लिखा है हमें उससे ही मतलब है। एक्स्ट्रापोलेट नहीं करना है पैसेज से रिलेटेड, और टू मच बिटवीन द लाइंस नहीं पढ़ना है। जो लिखा है टेक्स्ट में उतना पढ़ के आपको ऑब्जेक्टिवली पढ़ना है और आगे बढ़ना है। जनरल और ओवर आर्चिंग जो स्टेटमेंट्स हैं इनसे थोड़ा दूर रहो। मे बी, जनरली ट्रू, बट नॉट ट्रू, जो इस तरह के सेंटेंस होते हैं इनमें गलत होने की संभावना बहुत होती है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू पैसेज, अकॉर्डिंग टू ऑथर, पहले बता चुका हूं मैं, ये आपको आइडिया होना चाहिए। और आपको इस तरह का अगर कोई क्वेश्चन के पहले फ्रेम है अकॉर्डिंग टू पैसेज या अकॉर्डिंग टू ऑथर, तो आपको थोड़ा सतर्क हो जाना है। जो कॉन्ट्राडिक्टरी व्यू है, मैंने बताया था मेन आइडिया से, जो कॉन्ट्राडिक्टरी व्यू है वो मोस्टली गलत होगा, आपको ना है। अगर आपने पैसेज पढ़ लिया और जो उसका जो कोर एसेंस है पैसेज को आपको समझ में आ गया कि टोन क्या है ऑथर की, उसके बाद अगर जो ऑप्शन दे रहा है वो निगेटिव व्यू में दे रहा है, तो आप समझो आप गलत, वो ऑप्शन गलत है, ठीक है। इफ यू कैन नॉट परसीव द मेन आइडिया, उस पैसेज को छोड़ दो, आपसे नहीं होगा। क्योंकि अगर आपको पैसेज का जो जिस्ट है वो नहीं निकल पा रहा है तो मोस्टली आप नहीं कर पाओगे। निगेटिव मार्किंग गेम है, थोड़ा दूर हो इससे। स्पेसिफिक स्टेटमेंट होते हैं जो जनरली, और जो उस पैसेज से रिलेटेड नहीं है वो गलत होंगे। अगर वो पैसेज से रिलेटेड है तो स्पेसिफिक तो सही होंगे, मैंने बताया था ना। एक्सप्लिसिट जो कंटेंट है वो सही होगा, इम्प्लिसिट नहीं सही होगा। लेकिन अगर स्पेसिफिक स्टेटमेंट है और वो पैसेज से रिलेटेड नहीं है तो वो गलत होगा। पैसेज से रिलेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसलिए पैसेज दिया जा रहा है आपको। जो इररिलेवेंट स्टेटमेंट है, कुछ भी पूछा जा रहा है लेकिन पैसेज से रिलेटेड नहीं है, वो गलत है, उसको आपको गलत मार्क करना है। अब थोड़ा क्या करना है, प्रैक्टिस कैसे करनी है, स्टार्ट रीडिंग डिफरेंट थिंग्स। मान लो जैसे कि आप नॉवेल्स पढ़ो, ये उनके लिए है जो अगला अटेम्प्ट दे रहे हैं।
आपको कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा चीजें पढ़नी आनी चाहिए, स्पोर्ट्स की कोई मैगजीन आनी पढ़ो, इस तरह की चीजें पढ़ते रहा करो, पढ़ते रहा करो। तो इससे क्या होता है, कॉम्प्रिहेंशन डेवलप होता है आपका। जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है ना, ये एक स्लो प्रोसेस है, इसको आप धीरे धीरे सीख पाओगे, एक दिन में नहीं सीख पाओगे। ये मैथमेटिक्स का सवाल नहीं है, एक दिन में नहीं आता है, ठीक है। अब टेस्ट के टाइम में क्या करना है, तो जब आप टेस्ट दे रहे हो, कोई भी टेस्ट दे रहे हो, या तो यहाँ पे टेस्ट की जगह कोई PYQ हो सकता है, पिछले साल का पेपर उठाओ और उसको भी सॉल्व कर सकते हो इसी प्रोसेस से, ठीक है। आपने टेस्ट अटेम्प्ट करना है, उसके बाद क्या करना है, अब आप जब टेस्ट अटेम्प्ट करोगे, उसका सॉल्यूशन लगा लोगे, तो आपको कुछ वीक आइडिया आपको मिलेंगे कि यार ये सवाल नहीं आ रहा मेरे को, घड़ी वाला सवाल नहीं आ रहा मेरे से, डायरेक्शन वाला सवाल नहीं आ रहा। जब आप उनको आइडेंटिफाई करोगे, तो उनको आइडेंटिफाई करके एक साइड में लिख लो, और उसके बाद क्या करो कि दो तीन जो भी आपको एकदम सबसे टफ चैप्टर लगे, आपके वीक एरियाज लगे, उन पे एक बुक उठाओ पिछले साल के पेपर्स वाली, और उसके 100 से 150 क्वेश्चन सॉल्व कर डालो उस टॉपिक पे। मान लो आपको घड़ी का सवाल नहीं आ रहा था, बार बार गलत हो रहा था आपसे, आप पेपर उठाओ और 100 से 150 क्वेश्चन सॉल्व कर लो। मैं आपसे गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि जब आप अगला उसके बाद क्वेश्चन उठाओगे, उस तरह का क्वेश्चन लगाओगे, तो आपको घड़ी का सवाल गलत ही नहीं होगा आपसे। 100 से 150 क्वेश्चन जब आप एक टॉपिक पे लगा लेते हो, तो आपका दिमाग उस पर बिल्कुल पूरी तरह सोचने लग जाता है, आपका बिल्कुल आपको उसका जड़ पता चल जाती है उस टॉपिक की। अब यही काम बार बार करना है, जब आपने ये किया, तो जब ये 100 से 150 क्वेश्चन लगा लिए किसी टॉपिक पे, तो अब ये चैप्टर आपका स्ट्रांग बन जाएगा, ठीक है। अब आपको फिर टेस्ट सॉल्व करना है कोई और, अब आप फिर से, अब जब आप अगली बार करोगे, तो आपको ये सवाल लग जाएगा आपसे, लेकिन कोई और चैप्टर होगा जिसके सवाल शायद आपसे नहीं लगे होंगे, फिर वही करना है, आइडेंटिफाई करना है कोई भी चैप्टर, उसके 100 से 150 सवाल लगा डालने हैं, फिर आपका वो चैप्टर स्ट्रांग हो जाएगा। इसी तरह धीरे धीरे करके जब सर्कल घूमता रहेगा, तो आपके सारे सब्जेक्ट मोस्टली सारे चैप्टर्स में स्ट्रांग हो जाएंगे। और क्या करना है, जो चैप्टर मैंने सजेस्ट किए हैं, सिर्फ उन चैप्टर की ही पढ़ाई करनी है, क्योंकि उससे आपका एग्जाम निकल जाएगा, उतने क्वेश्चन मैक्सिमम आते हैं उस चैप्टर से, जो आपका एग्जाम निकालने के लिए काफी है। कुछ भी पढ़ाई नहीं करनी है, क्योंकि आपका मैथमेटिक्स शायद ऑप्शन रहा नहीं है, तो आप अच्छे से मैथमेटिक्स में समझो कि आप 150 नंबर ले, और 200 में से वो संभव नहीं होगा, आपको लाने 70-80 ही हैं। अब ड्यूरिंग एग्जाम क्या करना है, तैयारी तो आपने कर ली, लेकिन एग्जाम के दिन बहुत लोग होते हैं जो गड़बड़ कर जाते हैं, तो उनको क्या करना है, डोंट इंडल्ज इन आंसर मैचिंग। जीएस के 1 के बाद जब आप जीएस 1 दे के निकले, तो आप ये मत करो कि पेपर क्वेश्चन सॉल्व करने लग जाओ, दोस्तों से पूछ के फोन करने लग जाओ कि अच्छा यार तुम्हारा उस क्वेश्चन में क्या सही था, तुम्हारा उसमें तुमने उसमें क्या मारा, क्योंकि अगर आप ये करोगे, तो हो सकता है कि आपके दो चार गलत निकल जाए, और फिर दिमाग क्या होता है ना, वो निगेटिव चीजें पकड़ता है। अगर आपके गलत है, तो आपके दिमाग में अब आपका कॉन्फिडेंस लूज हो जाएगा, आपको लगेगा साला मैं तो जीएस ही फेल हो रहा हूँ। तो ये चीज बहुत खराब है। डोंट गो विद प्री ऑक्युपाइड नोशंस। पहले से मान के मत जाओ कि यार इस पेपर में मुझे ये करना है, इस तरह के पेपर में ये सॉल्व करना है, इस तरह की चीजें दिमाग में मत बिठा के जाओ। पेपर को 3 राउंड में सॉल्व करो, जैसे मैंने बताया ना। पहले राउंड में क्या करना है, जो आपको सरल लग रहे हैं, जो आपको इजी लग रहे हैं, उनको पहले राउंड में मार देना है, और 70 मिनट का पहला राउंड रखो। मोस्टली अपने हिसाब से इसको ट्रिक कर सकते हो, लेकिन मेरे हिसाब से 70 मिनट लगभग होने चाहिए। दूसरे राउंड में आपको 30 मिनट लगभग देने हैं, और लास्ट के राउंड में आपको 10 मिनट में सॉल्व करने हैं। अब पहले राउंड में जब कितने क्वेश्चन सॉल्व हो गए, ये आपको आइडिया हो जाएगा कि या कितने आपने कर दिए हैं, तो आपको आइडिया लग जाएगा कि अब मुझे कितनी तेज काम करना है या कितना स्लो काम करना है, ठीक है। और जो भी बड़े पैसेज हों, या जो आपको टॉपिक समझ में ना आए, उनको पहले राउंड में नहीं करना है, इसको मान के चलना है। और आपको करने कितने हैं, मैंने आपको पहले ही बताए थे, करने आपको 50 से 55 ही है, ना इससे ज्यादा करने हैं ना इससे कम करने हैं, दोनों ही घातक है आपके लिए। क्वेश्चन नंबर क्या करना है, ये नहीं करना कि पहले मैथमेटिक्स लगाऊंगा फिर मैं पैसे सॉल्व करूंगा, या पहले रीजनिंग लगाऊंगा, इस तरह का सॉल्व करोगे तो आपका पेपर ही कंप्लीट नहीं होगा, कहीं ना कहीं आप छूट जाओगे। तो आपको सीधे क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 80 तक जाना है, बस आपको छोड़ते जाना है, जो स्किप करना है, जो टफ क्वेश्चन आपको लग रहे हैं, इसको छोड़ते जाना है, बस ये आपको सीखना है। जब आप आधा टेस्ट में ये करके देख लोगे, तो आप सीख जाओगे इस चीज को। पहले बताया मैंने, 50 से 55 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं पिछले साल में। अगर आपका सी सेट नहीं निकला है, तो इसको छोड़ भूल के जाना है, वहाँ पे कॉन्फिडेंस रखना है, ठीक है। वो जो ऑल इज वेल बोलता है ना, कि पास तो मैं कर ही लूंगा, तो आपको ये ऑल इज वेल नहीं बोलना, आपको बोलना है पास होने भर का तो मैं कर ही लूंगा। इस बात को हमेशा एग्जाम हॉल में अपने दिमाग में बनाए रखना है, और थोड़ा कॉन्फिडेंस रखना है अपने आप पे, क्योंकि कॉन्फिडेंस में ये मैथमेटिक्स और रीजनिंग इस तरह के चैप्टर्स है ना, अगर आपका कॉन्फिडेंस है, तो आपका क्वेश्चन सही हो जाएंगे, और नहीं तो पता चला क्या पता आप कोई बेसिकली मिस्टेक कर दो, कोई कैलकुलेशन मिस्टेक कर दोगे। अगर आपका जो कॉन्फिडेंस है वो डाउन है, तो आप गलतियां करोगे वहां पे। तो ये काम मैं नहीं करना है अपन को। अब ये 2021 का पेपर है, इसको मैं थोड़ा आपको अप्रोच कैसे करना है वो करके दिखाऊंगा। आपने पहला क्वेश्चन आया, अब इसमें जो भी आ रहा है, अगर आपको रीजनिंग का क्वेश्चन होता तो मैं वो सॉल्व करने लगता, अगर मैथमेटिक्स से होता तो वो सॉल्व करने लगता, पैसे जाए तो पैसे सॉल्व करने लगूंगा मैं, ठीक है। अब मैं जाऊंगा रिसर्चर स्टिमुलेटिंग लाइटिंग ऑन द आर्टिफिशियल ग्रास लैंड टॉर्च कंटेनिंग P5। अब ये कुछ सब्जेक्ट वर्ड आया, मुझे समझ में नहीं आया कि वर्ड है क्या चीज। अब मुझे समझ में आ गया कि शायद ये सब के बारे, पैसेज का जो मेन चीज है उसके बारे में मुझे आइडिया नहीं है। तो मैं क्या करूंगा, मैं इस पैसेज को छोड़ जाऊंगा, मैं इसको पहले राउंड में नहीं लगाऊंगा, क्योंकि मुझे इसके जो टॉपिक्स पे बीच बीच में चीजें आ रही, P5 में जानते नहीं होते क्या हुए हैं। अगर मैं नहीं जानता P5, तो मैं नहीं लगा पाऊंगा, तो मैं इसको छोड़ दूंगा। अब आप अगला पैसेज पढ़ेंगे, आप ऐसे पढ़ते शुरू करेंगे, अंडरलाइन करके पढ़ना है ना, ताकि मेन आइडिया जो अगली बार आपको अंडरलाइन पढ़ने से ही काम चल जाए। तो जब आप फिर पढ़ते जाओगे, तो आपको सुन रहे हैं पॉलिनेशन के बारे में है, ये कुछ वर्ड एग्रीकल्चर क्रॉप्स के बारे में, इसका मतलब है कि ये ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में हम जीएस में पढ़ते रहते हैं, मतलब कि ये कर सकते हैं। अब इसमें क्या पूछ रहा है, एजम्पन्स। क्वेश्चन आपको पहले ही देख लेना है, एजम्पन पूछ रहा है, आपको करते जाओ करते जाओ।
और फिर आप इसको सॉल्व कर लो। मैं बोलूंगा इसको फर्स्ट अटेम्प्ट में ही सॉल्व करके जाओ, ठीक है। तीसरा मैंने देखा, मैंने इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन कॉवेरी बेसिन, दैट मीन्स ये ऐसा टॉपिक है जो हमको पढ़ा हुआ है, हमको पता है, ठीक है। उससे पूछ कर रहा है कि बेस्ट रिफ्लेक्ट द क्रक्स, तो हमको क्रक्स ही निकालना है। तो आपको चैप्टर पढ़ना है ये पूरा, तो आपको ये पूरा पैसेज पढ़ना है और बस क्रक्स ढूंढना है कि ये इस पूरे चैप्टर में कहना क्या चाहता है। इसलिए मैं बोलता हूँ क्वेश्चन पहले पढ़ना है आपको। अगला जाना है आपको, पैसेज में पूछ रहा है, एजम्पशन पूछ रहा है, ठीक है। आपने उठाया रिसर्चर स्टेम सेल या न्यूरोटॉक्सिक इफेक्ट, अब आप समझ में आ गया कि ये शायद बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। और मेरा, मान लो मेरा बायोटेक्नोलॉजी अच्छा है तो फिर मैं इसको पढ़ूंगा। अगर मुझे लगता है कि शायद यार ये टॉपिक थोड़ा मेरे लिए ऊपर से निकल जाएगा तो मैं इसको शायद छोड़ दूंगा, मैं इसको आगे, इससे आगे बढ़ जाऊंगा। मैं अब आगे आऊंगा। अब ये पूछ रहा है डिविजिबिलिटी। अभी आप समझो कि डिविजिबिलिटी, आपने ये क्वेश्चन लगा लिया। इसी तरह आपके हर पेपर में एक आध क्वेश्चन पूछा ही जाता है डिविजिबिलिटी के बारे में, है ना। ये क्वेश्चन इतना रिपीटेड क्वेश्चन है कि आपको आता ही रहता है, आता ही रहता है। ये भी रिपीटेड है, ठीक है। तो अगर आपने लगा रखे हैं, ये आपको पता चल जाएगा जब आप क्वेश्चन देखोगे। अगर आपने इस तरह की पढ़ाई कर रखी है तो यू विल इंस्टेंटली नो कि हाँ मैं ये मैं कर लूंगा। तो अगर कर लोगे आप तो आप कर दो। अगर जैसे ये लग रहा है आपको लगता है कर दोगे तो कर दो। अब इसमें सेवन से पूछ रहा है, right? इस चीज को ध्यान रखना है, सेवन वाली इंडिविजुअली थोड़ी टफ होती है। तो आपको समझ में अगर आपने कर रखी है, पढ़ाई कर रखी है, यू अंडरस्टैंड, तो आपको करना है। अगर आपको लग रहा है कि नहीं यार ये थोड़ा टफ मेरे लिए पड़ेगा, तो इसको छोड़ देना है, इसको छोड़ के आगे बढ़ जाओ। अब एक बात है कि बहुत बड़े बड़े जो क्वेश्चन है उनको देख के डरा मत करो। जो बड़े बड़े क्वेश्चन होते हैं वो मोस्टली इजीली सॉल्वेबल होते हैं। आपने पढ़े, अब ये सीरीज का क्वेश्चन है, अगर आपको लग रहा है कि आपसे ही हो जाएगा तो बस कर देना है, नहीं लग रहा तो आगे बढ़ जाना है। इसी तरह आप अगले चैप्टर पे आना है। मतलब मैं कहना क्या चाह रहा हूँ कि आपको आपने पहले एक जल्दी से 30 सेकंड में एक बार क्वेश्चन पेपर पढ़ना है। और अगर आपको लग रहा है कि हाँ यार ये तो बहुत डुएबल है, ये तो मुझसे हो जाएगा, तो उसको करना है, अदरवाइज को छोड़ के आगे बढ़ जाना है। ठीक है, ये कर करके ये प्रोसेस, फर्स्ट वाली प्रोसेस, इसको आपको 70 मिनट में खत्म करने हैं। और एक बार उम्मीद करनी है कि आपके कम से कम 30 सवाल हो गए हो इस प्रोसेस में। जब आप बार बार करोगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि हाँ आप उतना इनफ कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, ठीक है। इसी तरह अगला आ गया, आपने देखा फैक्ट्री के बारे में पूछ रहा है, ईस्ट अफ्रीका, अफ्रीका, एग्रीकल्चर, अर्बन लैंडस्केप, इसका मतलब शायद पढ़ा हुआ है आपका। पूछ कर एजम्पशन, फटाफट पैसेज पढ़ना है और यहाँ से सॉल्व कर देना है। इसी तरह आगे बढ़ते जाना है। फिर ये क्या है, एग्रो इकोलॉजी पे पूछ रहा है, इसका मतलब ये पढ़ा हुआ टॉपिक है। इसी तरह आप आगे बढ़ते जाना है। ठीक है, तो आपको बेसिक आइडिया समझ में आ गया कि आपको करना कैसे है। ये जो इसकी पीडीएफ होगी वो मैं टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, तो आपको जाके वहां से डाउनलोड कर लेनी है, ठीक है। टेलीग्राम चैनल का नाम क्या है, सीसी ट्राइब। तो वहां से आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, और जो भी इस तरह के अपडेट होते हैं वो वहाँ पे मिलते रहते हैं। तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करेंगे तो आप अपडेटेड रहेंगे। ठीक है। जय हिंद।